पिछले कुछ महीनों से घर में बढ़ते तनाव को देखते हुए धर्मेंद्र जी ने दोनों बेटों बहुओं को और बेटी गीता को भी बुलाया, जो पिछले 4 महीनों से पति से लड़ झगड़ कर मायके आकर रह रही थी। सुमित बेटा, मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उससे मैं तुम्हारी बहन के लिए एक छोटा सा घर लेना चाहता हूँ। तुम सब तो समझते ही होंगे बेटा कि ऐसे हालतों में अब उसे और उसके बेटे को संभालना तो होगा ही। इसीलिए तुम मुझे एक छोटा सा घर या फ्लैट ढूंढ दो बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इस उम्र में अलग रहने की बात सोच भी कैसे सकते हैं? आप, गीता और हम सब इकट्ठे ही रहेंगे ना, चिंता किस बात की है? सुमित ने समझाया। देखो बेटा, सबकी अपनी अपनी गृहस्थी है, कुछ सोच समझ कर ही यह फैसला लिया है ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। अपनी बात कहकर बेटी धर्मेंद्र जी ने बेटी की तरफ देखा। तुम बोलो गीता, सही है ना? देख, इतना जान ले कि घर के सारे काम, तेरे अपने बेटे की पढ़ाई, स्कूल से लाना छोड़ना सब तेरे जिम्मे रहेगा। धर्मेंद्र जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। लेकिन पिताजी, मैं अकेली कैसे सब करूंगी? अकेले करने की हिम्मत नहीं तो तेरे इस बूढ़े माँ बाप के शरीर में इतनी जान नहीं है कि तेरे लिए भाग दौड़ करे। वाह, दोनों भाई तो जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए और मुझे आपने फंसा दिया। अपना भी करो और आपको भी संभालो। मेरी जितनी भी जमा पूंजी है उसकी वली वारिस भी तो तुम ही हो, तो अब जिम्मेदारियों से क्यों घबरा रही हो? बेटी की इस तरह दो टूक बात सुन व्यथित हो गए धर्मेंद्र जी। माफ करना पिताजी, मैं आपके लिए श्रवण कुमार नहीं बन सकती। इससे अच्छा तो मैं वापस ही लौट जाऊं अपने घर। बेटी अपने घर सुखी रहे, इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है एक पिता के लिए? तुम एक अच्छी पत्नी, बहू और माँ बन जाओ। श्रवण कुमार बनने के लिए मेरे बेटे ही काफ़ी हैं। बेटों की तरफ सजल आंखों से देखते हुए कहा धर्मेंद्र जी ने, और थके कदमों से अंदर पत्नी के पास जाकर बैठ गए, जो पाठ कर रही थी। उनका हाथ थाम कर भीगे स्वर में कहा, तुम सही कहती थी सुशीला, हर बार कसूर बेटों का ही नहीं होता।